जय हिंद प्यारे साथियों। आज के सेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भैया क्लास 12 फिजिक्स और स्टार्ट किया था वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, और इसमें हमने भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिया था। आज ये हमारा रहेगा पार्ट 3 यानी कि भाग 3 रहेगा। और इस भाग को देखने से पहले आप भाग 1 और भाग 2 अगर आप नहीं देखते हैं तो भैया ये वाला सेशन आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो ये सेशन को अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से समझने के लिए सबसे पहले आपको सेशन 1 और यानी कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आपको देखना पड़ेगा, तब आपको सारी बातें समझ में आएगी। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बहुत सारी बेसिक चीजें बताई गई है, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए आप पढ़ के जरूर वहां से तब आप भाग 3 देखिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भैया, देखो हमको पढ़ना है आज कूलाम का नियम, लेकिन उसके पहले हम पढ़ते हैं भैया कूलाम के नियम से पहले हम पढ़ेंगे क्या, आवेशित करने की विधियां, यानी कि किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जाता है, कैसे आवेशित किया जाता है। तो कुछ विधियां हैं, उन विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहली जो विधि है, याद रखना, घर्षण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना, घर्षण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना, यानी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये पहला मेथड होगा। दूसरा जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भैया चालन द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना, यानी कि चार्जिंग बाय कंडक्शन। और तीसरा जो मेथड है वो भैया प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना, यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये 3 विधियां हैं। हम इन तीनों विधियों के द्वारा सीखेंगे किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है। तो सबसे पहले विधि आपको हम बताते हैं, घर्षण द्वारा किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है। तो हम सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे, क्या बना, सबसे पहली विधि हम बनाएंगे भैया घर्षण द्वारा वस्तु को आवेशित करना। तो चलो देखते हैं। समझो, जैसे मान लिया जाए मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है और वो दोनों ऑब्जेक्ट कह दिया जाए उदासीन है। उदासीन यानी कि सामान्य अवस्था में है। सामान्य अवस्था का मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में क्या है, बराबर है। और जब जिस ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, उन ऑब्जेक्ट में कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो उन वस्तुओं को ही बोला जाता है सामान्य अवस्था में है। और ये कह सकते हैं ये दोनों वस्तुएं, यानी कि वो वस्तुएं कैसी हैं, उदासीन है। ठीक है। तो हम जैसे मान लेते हैं भैया हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट जैसे मान लिया जाए मेरे पास ये है, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास ये है, ठीक है। और दोनों में अब कह दिया जाए दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, यानी कि दोनों वस्तुएं सामान्य अवस्था में। कहने का मतलब है, कह सकते हो आप, इसमें मान लिया जाए 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, और इसमें हम मान ले भाई कि 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है। तो ये देखा जाए तो दोनों पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है तो दोनों वस्तुएं कैसी हैं, उदासीन है, यानी कि सामान्य अवस्था में इनमें कोई चार्ज नहीं है। तो देखो अब जैसे हमने क्या किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट को लिया और दोनों ऑब्जेक्ट को लेने के बाद आपस में क्या करा दिया, दोनों को फ्रिक्शन करा दिया, एक दूसरे से घर्षण करा दिया। और जैसे घर्षण कराते हैं तो हमने आपको बताया कि जब कोई 2 वस्तुएं क्या करती हैं, एक दूसरे से फ्रिक्शन करती हैं, घर्षण करती हैं,
तो क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने लगता है, यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। तो किसी एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। तो जैसे मान लिया जाए ये हमने दोनों वस्तुओं को लिया और दोनों को आपस में घर्षण करा दिया, और जब घर्षण कराएंगे भैया तो होता क्या है, मान लिया जाए इधर से, किधर से, ये इधर से दो इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे ऑब्जेक्ट से, ये जैसे मान लिया जाए ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये पहला ऑब्जेक्ट है, अब ये पहले ऑब्जेक्ट से मान लिया, दूसरे ऑब्जेक्ट से मान लिया जाए दो इलेक्ट्रॉन निकल करके किस में आ गए, पहले ऑब्जेक्ट में आ गए। अब भैया जैसे पहले ऑब्जेक्ट में आ गए तो थोड़ा समझो, जैसे पहले ऑब्जेक्ट में आ गया तो पहले, अगर हम पहले की स्थिति की बात करें, अगर हम बात करते हैं सामान्य अवस्था की स्थिति, सामान्य अवस्था की स्थिति में, तो इस कंडीशन पे देखा जाए तो अगर हम पहले वस्तु की बात करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो देखा जाए तो पहले कितने 10 इलेक्ट्रॉन थे और भैया 10 प्रोटॉन थे तुम्हारे पास, यानी कि इस ऑब्जेक्ट में कितने 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे। और फिर उसके दूसरे वस्तु में क्या थे, अगर हम दूसरी वस्तु की बात करें तो दूसरी वस्तु में 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन थे। और जब दोनों में देखा जाए तो दोनों में क्या है भैया, इस पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों बराबर है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है। और दूसरी वस्तु में देखोगे तो 12, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 12 प्रोटॉन, 12 इलेक्ट्रॉन भी है, 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर है, तो इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। और फिर अगर हम बात करें भैया घर्षण के बाद, घर्षण के बाद, और जब घर्षण के बाद की बात करोगे तो जैसे मान लिया जाए ये फर्स्ट वस्तु है मेरे पास और ये सेकंड वस्तु है, तो समझना है यहां पे। अब क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन इसमें से किसमें से, दूसरे ऑब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट में दो इलेक्ट्रॉन आ गया, और जब दो इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए और भैया 10 प्रोटॉन है ना। अब दो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए तो दो इलेक्ट्रॉन तो इसमें अधिक हो गए, तो 10 की बजाय कितना हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जबकि प्रोटॉन 10 ही है तो 10 प्रोटॉन हो गए। अब देखो यहां पे, अब देखोगे तो भैया यहां पे 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को तो खत्म कर देगा, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा, है ना, दो इलेक्ट्रॉन इस पे क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। अब जैसे दूसरी वस्तु में देखो, पहले कितने थे, 12 इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो गया तो भैया कितने बचे, यहां से भैया कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, और प्रोटॉन कितने हैं, 12 प्रोटॉन है। अब बात करें हम यहां पे तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को तो खत्म कर देगा, लेकिन भैया दो प्रोटॉन की क्या हो गई, इसमें अधिकता हो गई। अब पहली वस्तु में क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई और दूसरी वस्तु में दो प्रोटॉन की अधिकता हो गई। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिव चार्ज होता है। अब निगेटिव चार्ज है तो पहली वस्तु में क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण जो पहली वस्तु हो जाएगी वो तुम्हारी कैसी हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण ये कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, है ना, कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। अब इसमें प्रोटॉन की अधिकता है, अब प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेशित होता है, जिसके कारण ये वाली वस्तु दूसरी वस्तु जो हो जाएगी ये धनावेशित हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। ये इस प्रकार से हम घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को कैसे चार्ज किया जाता है, तो ऐसे, समझ में आया कि नहीं। अब जैसे अगला हम देखो, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे चालन के द्वारा कैसे किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है। तो अब हम सीखते हैं चालन के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना है तो कैसे करेंगे, चलो और देखते हैं। चलो अब सीखते हैं भैया चालन के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना तो कैसे करते हैं। तो चलो देखो दूसरा पॉइंट, चालन के द्वारा वस्तु को आवेशित करना, ठीक है, चलो सीखते हैं। तो देखो यहाँ पे चालन के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना है तो कैसे करोगे, तो सबसे पहली कंडीशन वही,
हमको लेना कैसे है, किस प्रकार की वस्तुओं को लेना है, तो याद रखना उदासीन ही लेना है। उदासीन होने का मतलब जिसपे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों पे बराबर हो, या कह सकते हो जिसमें धन आवेशों की संख्या और ऋण आवेशों की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो इस प्रकार की हम क्या करेंगे, दो वस्तुओं को ले लेंगे। जैसे मान लिया जाए हमने पहली वस्तु ये ले लिया, ये पहली वस्तु हो गई, और ये हमारे पास भाई ये दूसरी वस्तु हो गई। अब इस पे कह दिया जाए धनावेश और ऋण आवेश, यानी कि धनावेशों की संख्या और ऋण आवेशों की संख्या इन पे क्या है, समान है। ठीक है, जैसे एक ही वस्तु ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे यहां पे एक वस्तु लेते हैं, जैसे ये एक हमारे पास पहली वस्तु है, और जिसपे देखो पूर्ण रूप से क्या धनावेश और ऋण आवेश क्या है, दोनों बराबर है। हम क्या करते हैं भैया, एक कोई ऐसी छड़ लाते हैं, जैसे मान लिया जाए हमने क्या किया, एक छड़ लिया, ये हमने एक छड़ लिया जो एक समान रूप से आवेशित है। जो एक समान रूप से आवेशित होने का मतलब जिसपे एक प्रकार का ही आवेश है। मान लिया जाए इस पूरे छड़ में एक ही प्रकार का आवेश है, वो पूर्ण रूप से धन आवेशित है। अब हमने क्या किया, इस धन आवेशित छड़ को किसके संपर्क में लाया भैया, इस ऑब्जेक्ट के संपर्क में लाए। और जैसे ऑब्जेक्ट के संपर्क में लाते हैं तो क्या होता है, इसका जो धन आवेश होता है किसका, छड़ का, यानी कि ये क्या है हमारे पास, तो ये छड़ है, तो ये छड़ का जो धन आवेश होता है वो निकल करके इस वस्तु के किस कहां पे, सरफेस पे आ जाते हैं। तो जैसे यहां पे देखो, समझो यहां पे जैसे ये हमारे पास वस्तु है, अब इस पे तो पहले से ही क्या है, धनावेश और ऋण आवेश की संख्या क्या है, बराबर है इस पे। अब जैसे हमने छड़ लाया तो भैया छड़ का जो धन आवेश है निकल करके किस पे आ गए, इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे आ गया। अब सरफेस पे आ गया इस प्रकार से, जैसे ही सरफेस पे आया तो इस पे क्या हो गया, धनावेशों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। और जब धनावेशों की संख्या बढ़ गई तो ये वस्तु कैसी हो गई भैया, धनावेशित हो गई। ये वस्तु कैसी हो गई, तो धनावेशित हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें धनावेशों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि ये धनावेशित हो गई। अब जैसे इसी में और ऐसे भी अब मान लिया जाए हम ऋण आवेश लाए, है ना। अब ये हमारे पास क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है, और जिस पर धनावेश ऋण आवेश की संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, धनावेश और ऋण आवेश की संख्या क्या है, बराबर है। हमने क्या किया, जो छड़ लिया वो भैया आपकी बार हमने ले लिया ऋण आवेशित छड़। कैसा छड़, कैसी छड़ ले लिया, ऋण आवेशित छड़, मतलब जिस पर समान रूप से कैसे निगेटिव चार्ज है, जिसपे समान रूप से कैसे चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो ये छड़ हो गई। अब जैसे हमने क्या किया, इस छड़ का संपर्क किससे कराया भैया, इस ऑब्जेक्ट से कराया, और जैसे ही ऑब्जेक्ट से कराएंगे तो इसके जो ऋण आवेश है, किसके, छड़ के ऋण आवेश जो होते हैं वो निकल करके कहां पे, इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे आ जाएंगे, है ना। कहां पे आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट के सरफेस पे आ जाएंगे। तो देखो यहां पे इस पे तो धन आवेश और ऋण आवेश समान रूप से तो पहले से ही समान है ना। और जैसे हमने ऋण आवेशित छड़ लाया तो इसमें से ऋण आवेश निकल करके किसके, इसके सरफेस पे आ गए, तो भैया इस पे क्या हुआ, ऋण आवेशों की संख्या बढ़ गई, है ना। ये इसमें किसकी संख्या बढ़ गई, ऋण आवेशों की संख्या बढ़ गई, और जब ऋण आवेशों की संख्या बढ़ गई तो यह वस्तु कैसी हो गई, ऋण आवेशित हो गई। समझ गया ना, कैसे हो गई, ऋण आवेशित हो गई, यानी कि इसमें ऋण आवेशों की संख्या बढ़ गई तो यह वस्तु कैसी हो गई, ऋण आवेशित हो गई। तो बस ये किसके द्वारा था, चालन के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना है तो कैसे करते हैं, तो भैया ऐसे ही करते हैं। कैसे कि हम कोई सामान्य वस्तु, यानी कि सामान्य अवस्था में कोई वस्तु है उसको ले लें जिसपे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो, या आप बोल सकते हो जिसमें धनावेश और ऋणावेश की संख्या क्या हो, बराबर हो। फिर उन वस्तुओं के संपर्क में कोई एक ऐसी वस्तु लाएंगे जिसपे समान रूप से एक ही प्रकार का आवेश हो। तो जिस प्रकार के आवेशित वस्तु को लाओगे उस पे उस प्रकार का ही आवेश आएगा। जैसे हमने क्या लिया, धनावेशित छड़ लिया था, तो इस पे जो चार्ज आया कैसा आया, धनावेशित आया, यानी कि धनावेश की संख्या बढ़ गई तो इस पे कैसा चार्ज आया, धनावेश आया।
और जैसे हमने ऋण आवेशित छड़ लिया था तो इसपे ऋण आवेशों की संख्या बढ़ गई। ये वस्तु कैसी हो गई? ऋण आवेशित हो गई। तो ये हमारा था चालन के द्वारा। अब हम सीखेंगे प्रेरण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना है तो कैसे करेंगे। तो चलो आप देखते हैं भैया तीसरा मेथड देखते हैं। चालन के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना है तो कैसे करेंगे? ओ प्रेरण के द्वारा, प्रेरण के द्वारा वस्तु को आवेशित करना। ठीक है, प्रेरण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना। ठीक है, तो जैसे समझो, अब मान लिया जाए हमारे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो मान लिया जाए इस पे समान रूप से कैसे आवेश है, तो याद रखना वही समान, देखो जिस पर यानी कि कह सकते हो कि ये वस्तु कैसी है, सामान्य वस्तु, यानी कि सामान्य अवस्था में जिसपे धनावेश की संख्या और ऋण आवेश की संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, जिसपे धनावेश और ऋण आवेश की संख्या क्या है, बराबर है। हमने क्या किया, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया जिसपे समान रूप से एक प्रकार का ही आवेश है। हाँ, मान लिया जाए इस पे जो समान रूप से एक प्रकार का आवेश है, मान लिया जाए ये पूरा का पूरा इस पे कैसा धन आवेश है, तो भैया क्या होगा, धन आवेश है। तो समझो यहाँ पे, तो जैसे धन आवेश, अब देखो इसके हम क्या करेंगे भैया, इस वाली यानी कि कहने का मतलब ये वाली वस्तु को हम इस ऑब्जेक्ट यानी कि इस वस्तु के संपर्क में नहीं लाएंगे, यानी कि स्पर्श नहीं कराना हमको। क्या करना है, इसको बस दूर से यानी इसके थोड़ा सा करीब लाएंगे, बस इस पे स्पर्श नहीं कराएंगे। और जैसे करीब लाएंगे तो होता क्या भैया, जो यानी कि इस वस्तु में जो धनावेश होते हैं वो धनावेश क्या होते हैं, इस क्षण से क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, और जबकि ऋण आवेश जो होता है इस वस्तु की ओर क्या हो जाते हैं, खींच जाते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है, आप ऐसा समझो कि देखो अगर मान लिया जाए समान रूप से आवेश है, समान नेचर वाले, समान नेचर का मतलब मान लिया जाए तुम्हारे पास ऋण आवेश, दोनों का दोनों ऋण आवेश है, तो याद रखना ऋण आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है भैया वो प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का होता है, यानी कि ये माइनस आवेश इसको दूर भगाएगा और ये माइनस आवेश इसको दूर भगाएगा। तो इनके बीच जो बल काम करेगा वो कैसा बल होगा, उसका नेचर कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर मान लिया जाए प्लस क्यू आवेश है और भैया प्लस, दोनों प्लस क्यू आवेश है, तो क्या होगा, तो ये भी क्या करेंगे, दोनों समान नेचर वाले हैं, तो ये इधर बल लगा, ये वाला ये आवेश इस पर उधर बल लगाएगा और ये आवेश क्या करेगा, इस पे इधर बल लगाएगा। समझ गए हो ना। तो क्या हो रहा है, फिर भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। तो मतलब क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं। तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो कैसा, किस प्रवृत्ति का होगा, प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का होगा। और एक बात को याद रखना, मान लिया जाए दोनों, एक ऋण आवेश है और एक क्या है, धन आवेश है। तो जब ऋण आवेश और धन आवेश यानी कि विपरीत नेचर वाले हैं, जब विपरीत नेचर वाले हैं तो भैया ये क्या करेगा, ये अपनी ओर इसको बुलाएगा। ठीक है, ये अपनी ओर इसको बुलाएगा, समझ गए हो ना। ये क्या करेगा, ये इस पर जो बल लगाएगा अपनी ओर लगाएगा, और ये जो है ये अपनी ओर, ये आवेश इस पर जो आवेश बल लगाएगा वो अपनी ओर लगाएगा। और देखो एक दूसरे की ओर बल लगा रहे हैं, तो इस प्रकार के बल को क्या बोलते हैं भैया, क्या आकर्षण, क्या बोलोगे, आकर्षण बल, यानी कि ये आकर्षण प्रवृत्ति के होंगे। तो याद रखना अगर समान नेचर वाले हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का होता है, और जो विपरीत नेचर वाले अगर आवेश होते हैं तो उन पर जो लगने वाला बल होता है भैया आकर्षण प्रवृत्ति का होता है। अब उसी पर जैसे इसमें अब हम बात कर रहे हैं, अब इसमें हम बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे जितने इस वस्तु के जितने भी धनावेश हैं वो धनावेश जो होंगे इस क्षण से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इस क्षण से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। जो ऋण आवेश होगा इस क्षण की ओर आने लगेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, समझो, ऐसे समझो, जितने भी ऋण आवेश हैं ये क्षण की ओर आने लगेंगे और ये क्षण की ओर एकत्रित हो जाएंगे इस प्रकार से।
और जितने भी धन आवेश होंगे भैया वो क्या हो जाएंगे, छड़ से दूर भाग जाएंगे, तो एक ये दूसरी ओर एकत्रित हो जाएंगे इस प्रकार से। फिर क्या करते हैं, इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ेंगे भाई, पृथ्वी से जोड़ देंगे। अब जैसे इसको अर्थ से जोड़ा जाता है, तो जैसे इसको अर्थ से जोड़ा जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है भैया ये अर्थ से निकल करके किसको, ये जितने भी धनावेश होते हैं इन धनावेशों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और जैसे ही नष्ट करते हैं तो इस पर क्या बचता है भाई, सिर्फ एक प्रकार का आवेश बच जाता है, वो भी कैसा, वो भी कैसा, समान रूप से ऋण आवेश बचता है ना। धन आवेश तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो सिर्फ क्या बचेगा, ऋण आवेश बचेगा, ऋण आवेश। सिर्फ क्या बचेगा, इस पर ऋण आवेश बच जाएगा। तो इस पर समान रूप से ऋण आवेश आ जाएगा, इसलिए ये वस्तु कैसी हो जाएगी, तो भैया ऋण आवेशित तो हो जाएगी। कैसा हो जाए, कैसी हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें ऋण आवेशों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। अब जैसे मान लिया जाए कि हम क्या करें, ऋण आवेशित वस्तु की जगह, धन आवेशित वस्तु की जगह पे, धन आवेशित छड़ की जगह पे हम कोई ऋण आवेशित छड़ ले लेते तो क्या होता। तो चलो देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो चलो देखो, जैसे मान लिया जाए हम धन आवेशित छड़ की जगह पे ऋण आवेशित ले लेते तो क्या होता। तो देखो यहाँ पे ये वही ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसपे धन आवेश और ऋण आवेश समान रूप से हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, धन आवेशित छड़ की जगह पे हमने ऋण आवेशित छड़ ले लिया, ये इस प्रकार से, जिसपे समान रूप से ऋण आवेश है। अब जैसे हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के संपर्क में ले गए, और जैसे ऑब्जेक्ट के संपर्क में ले जाते हैं तो जितने भी धन आवेश हैं, जितने भी धन आवेश है किसी ओर, इस छड़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं, और जितने भी ऋण आवेश हैं इससे दूर चले जाते हैं इस प्रकार से। यानी कि अब धन आवेश किधर आ जाएगा, छड़ की ओर भाई, और जितने भी ऋण आवेश हैं वो छड़ से क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। फिर से हम क्या करते हैं, इसको अर्थ से जोड़ देते हैं। तो अर्थ से जोड़ देते हैं तो ऋण आवेश जो होते हैं वो भैया इलेक्ट्रॉन के रूप में किस में चले जाते हैं, पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, पृथ्वी के अंदर। तो एक बात को याद रखना, पृथ्वी जो है या तो इलेक्ट्रॉन ले सकती है या तो इलेक्ट्रॉन को दे सकती है, इस बात को भी याद रखना। मतलब जो पृथ्वी है वो क्या कर सकती है, सिर्फ या तो इलेक्ट्रॉन को दे सकती है या तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ले सकती है, इस बात को याद रखना। तो यहां पे क्या कर रही है, इस ऋण आवेश को इलेक्ट्रॉन के रूप में अपने अंदर ले रही है, और जब जितने भी ऋण आवेश है वो पृथ्वी के अंदर चले गए इलेक्ट्रॉन के रूप में, तो इस पे बचेगा क्या भाई, इस पर सिर्फ बच जाएगा क्या, धन आवेश बच जाएगा, है ना। सिर्फ क्या बच जाएगा, धन आवेश बच जाएगा। और जब भैया धन आवेश बच गया तो ये वस्तु कैसी हो गई, कैसी हो गई, धन आवेशित हो गई। कैसी हो गई भैया, धन आवेशित हो गई। तो ये हमारा था प्रेरण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना। तो प्रेरण के द्वारा हम किसी वस्तु को आवेशित करना है तो कैसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं, समझ लो। फिर उसके बाद अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। देखो इसमें थोड़ा सा कुछ नोट पॉइंट समझ लो, समझना क्या है, समझो इधर। जैसे किसी वस्तु से अगर कोई वस्तु है वो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी, तो याद रखना वो वस्तु कैसी होगी, धन आवेशित होगी। कैसी होगी भैया, धन आवेशित हो जाएगी, इस बात को याद रखना। यानी कि अगर कोई भी वस्तु है इलेक्ट्रॉन का क्या कर रही है, त्याग कर रही है, तो वो कैसी हो जाएगी, धन आवेशित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और याद रखना भैया वो उसमें उसके द्रव्यमान, इसी के आगे लिख लेना, उसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगा,
याद रखना द्रव्यमान में क्या होगी, कमी हो जाएगी। यानी कि अगर कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रही है तो वो कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगा, लेकिन उसके द्रव्यमान में। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट जैसे समझते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। यानी कि कोई वस्तु क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी भैया, तो उसमें कैसा चार्ज आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, वो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो भैया द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान की वृद्धि हो जाएगी। इस बात को याद रखना, ठीक है। अब बात ये होती है कि द्रव्यमान में सर कमी और वृद्धि हमको नहीं समझ में आया, तो एक बात को समझो, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की, अगर हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं तो कितना होता है, 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस का कितना, 31 केजी होता है ना। किसी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 केजी होता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, तो जब जितना इलेक्ट्रॉन को कोई भी परमाणु या कोई भी वस्तु जितना इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, तो भैया जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो भैया उसमें कितना 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 इलेक्ट्रॉन भी का द्रव्यमान भी तो कम होगा ना। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, इतना। जितने भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके सभी के क्या होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन द्रव्यमानों की क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। तो अगर मान लिया जाए किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो भैया ये द्रव्यमान भी तो आएगा ना। और जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो भैया इतना द्रव्यमान भी आएगा, द्रव्यमान भी आएगा, तो इसलिए उसमें क्या हो जाएगा, द्रव्यमान की वृद्धि हो जाएगी। अब जैसे आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे भैया कूलाम का नियम, जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलो अगला टॉपिक जो देखने वाले हैं हम, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम तो याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो, जैसे कूलाम का नियम जो है बिल्कुल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर कॉपी है, बस हो गया। जैसे आपने पढ़ा क्या, गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में क्या बताया गया, न्यूटन ने क्या बताया था कि न्यूटन ने बताया था कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, इस ब्रह्मांड में जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, वे एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। यानी कि जिनमें द्रव्यमान होता है वे क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं। फिर जब आकर्षित करती हैं तो उनके बीच क्या करता है, एक बल कार्य करता है। क्या करता है, एक बल कार्य करता है। इसे कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लिया जाए हमारे पास M1 और ये M2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं, और ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखी हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया क्या कि ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को क्या करेंगी, अपनी ओर आकर्षित करती है। और जब आकर्षित करती है तो भैया इनके बीच क्या करता है, एक बल कार्य करता है, जिसे क्या बोला गया, गुरुत्वाकर्षण बल बोला गया। क्या बोला गया, गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखो और क्या बताया, ये गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, पहला पॉइंट इसमें क्या बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, इन दोनों वस्तुओं के गुणनफल के, क्या भैया, गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि भैया इस पे जो लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इन दोनों वस्तुओं के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये चीज। अब इसी को दोनों, जैसे इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा M1 M2 अपान r² मिल जाएगा, और ये हटेगा तो भैया क्या होगा, कोई ना कोई पहलमान आएगा। पहलमान जो आता है यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल G, यानी कि M1 M2 अपान r², यानी कि कैपिटल G आएगा। यहाँ पे जो कैपिटल G होता है इसी को बोला जाता है भैया गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। तो भैया देखो कूलाम का जो नियम है वो बिल्कुल इसका क्या है, कॉपी पेस्ट है, बस हो गया। बस इन्होंने जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम में सिर्फ किसके लिए, द्रव्यमानों के लिए बताया था, लेकिन कूलाम के नियम में आवेशों के लिए बताया। कि जैसे मान लिया जाए, जैसे मान ले कि भैया
ये Q1, यहां पे ये Q1 और ये Q2, ये दो आवेश हैं, ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, तो ये दोनों जो बिंदु आवेश हैं ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसमें देखो क्या बताया गया कि सिर्फ सिर्फ क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। और इनमें इसमें आवेशों पे क्या बताया गया कि वस्तुएं जो होती हैं आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करती हैं। आकर्षित यदि प्रतिकर्षित, देखो आकर्षित कब करेंगे, जब दोनों आवेश क्या होंगे, विपरीत नेचर के होंगे। और प्रतिकर्षित कब करेंगे, जब दोनों आवेश यानी कि जब दोनों आवेश समान नेचर की होंगी। और जब समान नेचर की होंगी तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो बस इन्होंने यही बताया कि भैया कि जब दो वस्तुएं, जब दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश है, अगर कुछ दूरी पर रखे हैं और कुछ दूरी पर रखे हैं, तो भैया इन पे क्या होगा, एक बल कार्य करता है जिसे बोला जाता है वैद्युत बल या कूलाम बल बोलते हैं। क्या बोलोगे, वैद्युत बल या कूलाम बल बोलते हैं। और बताया क्या जो वैद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों के, क्या दोनों आवेशों के क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस प्रकार इन्होंने बताया उसी प्रकार इन्होंने बताया। अब थोड़ा सा इसमें जैसे माना पोर्शन लिखना है तो लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे समझ लो इधर, माना Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, जिनके बीच लगने वाला वैद्युत बल कैपिटल F है। ठीक है, मान लेते हैं कि भैया मान लेते हैं कि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं और जिनके बीच जो लगने वाला बल है भैया वो कितना है, कैपिटल F है। ठीक है, और पहला पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि इन दोनों पर जो लगने वाला वैद्युत यानी कि दोनों बिंदु आवेशों पर जो लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, दोनों आवेशों के क्या भैया, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसको मान सकते हो आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि इन दोनों के बीच जो लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, दोनों आवेशों की बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको मान सकते हो इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो। क्या मानोगे, इक्वेशन नंबर 2 मानोगे। फिर जैसे हम समीकरण, अब जैसे इन दोनों समीकरण को हम शामिल करते हैं तो देखो यहां पे समीकरण अगर हम 1 और 2 की बात करें, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, और जब समीकरण 1 और 2 को शामिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के, ये हो जाएगा। अब देखो ये हटेगा तो कोई ना कोई पहल मान आएगा, तो यहां पे जो पहल मान आता है वो क्या होता है, K, यानी कि ये हटता है। अगर ये हटेगा अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू जो ली गई है भैया वो कैपिटल K ली गई है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आपसे बोला जाए कि K क्या है, तो याद रखना जहां K क्या होता है तो इसे बोला जाता है स्थिर वैद्युत नियतांक बोलते हैं। क्या, स्थिर वैद्युत नियतांक बोलते हैं। और याद रखना जो K की वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। कितनी होती है, K बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है।
और याद रखना इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 गुणे 10 के पावर 9 होती है। कितना होती है? 9 गुणे 10 के पावर 9 होती है। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा f बराबर, देखिए की जगह पे आप क्या रख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना भैया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये होता है भैया कूलाम बल। कितना होता है? तो याद रखना F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है, और इसी को बोला जाता है भैया वैद्युत बल या कूलाम बल। तो यही होता है कूलाम बल का फार्मूला। अब इसमें थोड़ा सा और कुछ जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें वस्तु यानी कि वायु या किसी माध्यम के लिए इसका जो मान होगा वो कितना होगा, तो समझो इधर हम समझते हैं। देखो जैसे अगर हम बात करें, पहला पॉइंट निर्वात व हवा के लिए। किसके लिए भैया? निर्वात व हवा के लिए। तो याद रखना निर्वात व हवा के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होती है। तो ये होता है किसके लिए? निर्वात व हवा के लिए। यहां पे आप एयर लगा सकते हो, एयर लिख सकते हो। फिर जैसे यहां पे अगर हम बात करें किसी अन्य माध्यम के लिए, यानी कि निर्वात व हवा को छोड़ दो, किसी अन्य माध्यम की बात करें, यानी कि यहां पे लिख सकते हो अन्य माध्यम के लिए। अब जैसे हम अन्य माध्यम के लिए बात करेंगे तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो F मीड कितना आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगी। अगर हम किसी माध्यम की बात करते हैं तो किसी माध्यम के लिए यही जो वैल्यू होती है वो कितना हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर आपसे बोला जाए कि सर ये क्या है, के क्या है, तो याद रखना जहां के क्या होता है इसे बोला जाता है भैया परावैद्युतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक बोलते हैं। क्या होता है? परावैद्युतांक होता है, इसी को बोला जाता है परावैद्युतांक बोलते हैं। अब बात यह होती है कि परावैद्युतांक क्या होता है सर, तो याद रखना परावैद्युतांक किसी माध्यम का वह नेचर होता है, वह गुण होता है जिसके कारण उस पे यह कह सकते हो जिसके कारण वो वैद्युत बल का मान क्या करता है, कम करता है। यानी कि परावैद्युतांक किसी माध्यम का वह नेचर होता है जिसके कारण क्या करता है, वस्तुओं के बीच यानी कि आवेशों के बीच जो लगने वाला जो वैद्युत बल होता है उसके बल के मान को क्या करता है, कम करता है। अगले जो टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भैया इसी परावैद्युतांक के बारे में ही पढ़ेंगे, परावैद्युतांक होता क्या है, और इसके एक दो फार्मूले और हैं, और इन दोनों के बीच संबंध पढ़ेंगे। फिर अगला फिर उसमें हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या इसका मात्रक और बीमा क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट इसका मात्रक बीमा क्या होती है, जो अगले टॉपिक में अगले सेशन में हम पढ़ने वाले हैं, और वो भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, अगला सेशन देखना ना भूलना।